हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि एलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके फुल कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको जो सिलेबस होगा और आपकी जो बुक्स होगी, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में आपका जो जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे एक महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रीलिमिनरीज। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज़ केवल हमारे लेक्चर्स को हमारे कोर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम दे रखा है सम प्रीलिमिनरीज, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स दिए हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक्स को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर आपकी थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम आपको करवाने वाले हैं। प्लस इसके साथ ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस पूरा होगा ना, तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, उनका भी सॉल्यूशन हम आपको चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया है और चैप्टर फर्स्ट के वो सभी क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप नोट करके दो बातें और मतलब नोट कर लीजिएगा। पहली बात, सभी टॉपिक और लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप कुछ स्किप करोगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई टॉपिक या लेक्चर्स जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, इसका नाम दे रखा है सम प्रीलिमिनरीज। और यूनिट फर्स्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, डिविजिबिलिटी इन जेड। और फर्स्ट टॉपिक का जो ए पार्ट है, लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट। इन दोनों टॉपिक की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड में कवर कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। और सेकेंड टॉपिक के कई सारे पार्ट हैं, जैसे पार्ट ए हमारा क्या, थ्योरम फर्स्ट को शॉर्ट में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी तरीके से पार्ट बी हमारे पास थ्योरम 2, इसका भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखा है एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। पार्ट सी हमारे पास थ्योरम 3 है। पार्ट 4 हमारे पास थ्योरम सेकंड का डैश है ना, ये जो सेकंड थ्योरम है इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन होगा। और पार्ट डी में है हमारे पास थ्योरम 3 का डैश, जो थ्योरम 3 है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक बात और ध्यान रखना, हम आपको अभी बुक में दिखा देंगे जब ये सॉल्व करवाएंगे। ये जो यहाँ पे जितनी भी थ्योरम्स लिखी है ना, आपको केवल इनकी स्टेटमेंट समझनी है, इनमें से एक भी प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ध्यान रखना। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, तो प्रूफ आपके सिलेबस पे नहीं है, आपको केवल स्टेटमेंट को समझना है। तो स्टेटमेंट को समझने में जो आप सीखोगे ना वो आपका आगे काम आने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसमें हम करेंगे थ्योरम फोर्थ। थ्योरम फोर्थ को शॉर्ट में डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे जेके नीचे पूरी लिख नहीं सकते थे, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर किसे कहते हैं, और डिवाइजर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ए में कॉमन डिवाइजर, पार्ट बी में पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर जीसीडी किसे कहते हैं, और पार्ट सी में पढ़ेंगे थ्योरम फिफ्थ। और थ्योरम जो फिफ्थ है वो डिवाइजर से ही रिलेटेड है। ठीक है, डिवाइजर से रिलेटेड है, इसे अपने से पार्ट 4 के अंदर ही रखा है। टॉपिक फिफ्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल किसे कहते हैं। उसके अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक कॉमन मल्टीपल और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है। देन टॉपिक 6 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल नंबर किसे कहते हैं। उसके अंदर हम लोग करेंगे पार्ट ए के अंदर रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम किसे कहते हैं। पार्ट बी में हम लोग करने वाले हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। थोड़े बेसिक हैं कॉन्सेप्ट, ये आपको पहले भी आते होंगे। ठीक है, हम करवाएंगे फिर भी। और पार्ट सी में हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 6, और जो थ्योरम नंबर 6 है वो इन्हीं दोनों टॉपिक पर होगी। इस पर रिलेटिव प्राइम और प्राइम नंबर पर, इसलिए हमने टॉपिक नंबर 6 के अंदर इसे रखा है साथ में। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर 7, उसमें हम करने वाले थ्योरम नंबर 7। ये थ्योरम नंबर 7 को शॉर्ट में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कंप्लीट जो इसकी स्टेटमेंट है जब लेक्चर्स कराएंगे उस समय बता देंगे। और जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इससे रिलेटेड ही आपको 7 के पार्ट ए में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक फर्स्ट, और पार्ट बी में पढ़ोगे थ्योरम 8 ये दोनों की दोनों फंडामेंटल थ्योरम से ही रिलेटेड है। 8 में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होती है। 9th टॉपिक में लोग पढ़ेंगे रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में। 9th के अंदर पढ़ेंगे पार्ट ए में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पार्ट बी में सिमेट्रिक रिलेशन, पार्ट सी में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और पार्ट डी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, और पार्ट ई में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। और ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, देन पार्ट 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक नंबर 10 में पार्टीशन क्या होता है, और पार्टीशन से रिलेटेड ही हम लोग इसके 10th के ए पार्ट में पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 9। ठीक है, और 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। इसमें मैट्रिक्स के कई सारे पार्ट है। पार्ट ए में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, पार्ट बी में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। और डी और ई में हम लोग पढ़ने वाले थ्योरम 10 और थ्योरम 11 जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, बड़ी बड़ी इनकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख नहीं सकते काफ़ी, तो शॉर्ट में लिखा हमने केवल थ्योरम नंबर लिखा है। देन 12th में हम लोग करने वाले हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक। 3 टॉपिक होंगे 12th के अंदर। ए पार्ट होगा रिजिड बॉडी मोशन क्या है। ठीक है, बी में पढ़ेंगे सिमेट्रिक परम्यूटेशन क्या होगा। सी हम लोग पढ़ने वाले आगे परम्यूटेशन होता क्या है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, बाकी के आने वाले सभी चैप्टर्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, और उसके अंदर ये सारी थ्योरम है ना। फर्स्ट ये थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, थ्योरम थर्ड, थ्योरम सेकंड का डैश, थ्योरम थर्ड का डैश। इससे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक में दिखा देते हैं कि इनका प्रूफ जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप केवल इनको इनके कॉन्सेप्ट को समझना और प्रूफ को मत करना। ठीक है, आपकी बुक में हम लोग दिखा देते हैं आपको। देखो ये आपकी बुक है। ठीक है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। बाकी सारा हमने करवा दिया था। हाँ देखो, ये तो आपका वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है, ये देखा है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन विच यू स्टडी इन द डिटेल ब्लॉक फर्स्ट इन द कोर्स लेट अस स्टेट प्रिंसिपल है। हमें यहाँ पे केवल स्टेटमेंट को ही पढ़ना है। ठीक है, अभी एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे देखो पहली बात थ्योरम फर्स्ट, यहाँ पर केवल स्टेटमेंट देखिए, कुछ प्रूफ नहीं दे रखा है। अभी दिखाएंगे, लिखा भी है कि प्रूफ नहीं करना आपको। थ्योरम 2 है ना, थ्योरम 2 में केवल स्टेटमेंट दे रखी है, इसका प्रूफ नहीं दे रखा है ना। देन नेक्स्ट थ्योरम थर्ड, देखो इसमें भी क्या केवल स्टेटमेंट दिया, प्रूफ नहीं दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये ऐसे आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वी विल नॉट प्रूव दिस इक्विवेलेंस ऑफ द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल विद द थ्योरम्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन दिस कोर्स। हमें यहाँ प्रूफ नहीं करना है। सिंस द प्रूफ इज स्लाइटली टेक्निकल, प्रूफ थोड़ा टेक्निकल है। हाउएवर वी shall rewrite थ्योरम सेकेंड एंड थ्योरम थर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म दैट वी विल नॉर्मली यूज। हमें केवल इनकी स्टेटमेंट को समझना है, बस प्रूफ नहीं करना। सेम इसी तरीके से थ्योरम सेकेंड का डैश केवल स्टेटमेंट समझना है, थ्योरम थर्ड का डैश हमें केवल इनकी स्टेटमेंट को समझना है, इनका प्रूफ हमें नहीं करना है।
ठीक है, आपके पार्ट का सिर्फ प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग करने वाले हमारा सेकंड टॉपिक, वो क्या हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन। वैसे सबसे पहले आपको नॉन एम्प्टी का मतलब पता होना चाहिए, सबसेट का मतलब पता होना चाहिए, और नेचुरल का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिखिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज लीस्ट एलिमेंट। तो पहले हम आपको यहाँ पर जल्दी से इन सभी का मतलब बता देते हैं। ठीक है, नोट करके समझना आराम से। देखो सबसे पहले जो नॉन एम्प्टी लिखा है, इसका क्या मतलब है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है, देखो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट हो। जैसे अगर आपका एक सेट है 2 3 4, है ना, एक आपका सेट दे रखा है कैसा हमारे पास, उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये वाला सेट आपका कहलाएगा क्या, एम्प्टी सेट। ठीक है, और ये वाला आपका सेट कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट। अभी ठीक है ना, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं नॉन एम्प्टी, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इतना ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, मुझे रफ करते हैं, हमें जगह चाहिए होगी। ठीक है, रफ करते हुए साथ में चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, सेकंड इसमें एक पॉइंट देखा है, इसमें सबसेट का क्या मतलब है। अब आपको सबसेट का मतलब पता होना चाहिए। सबसेट से मतलब क्या है, देखो नेचुरल नंबर तो आप जानते हो, है ना, क्या होता है 1 2 3 4 ये सब होता है। एक हमने सेट एस ले लिया, और आप नोटिस करो, मान लीजिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है ना, 4 दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4 तो हमने यूज कर लिया ना, 3 4 और 5। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, कि सेट एस के सभी एलिमेंट 2 4 3 5 नेचुरल नंबर के अंदर हैं। अगर अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मिल जाते तब हम बोलते कि एस सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। क्यों, क्योंकि सेट एस के सभी एलिमेंट नेचुरल नंबर सेट के अंदर हैं। अभी मतलब समझ में आ गया, इसे बोलते हैं सबसेट, या बोलेंगे एस सबसेट एन। अभी ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि सेट एस के सभी एलिमेंट सेट एन के अंदर होने चाहिए। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम इसे आगे करते हैं जो आपकी स्टेटमेंट में बोला है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, कुछ प्रूफ करने को कभी नहीं आएगा, केवल इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोले को क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, मान लियो 1 नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आपके पास नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, और इसका एक सबसेट भी दिया है। सबसेट आप कुछ भी बना सकते हो, जो मर्जी वो बना लो। ठीक है, हमने क्या बना लिया, 2 4 6 8, है ना, 10, ये देखो हमने क्या बना लिया, एक सबसेट बना लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो, पहली बात ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों का कलर चेंज कर लेते हैं, नेचुरल नंबर है, ये एक सेट एस है, और यहाँ पे नोटिस करोगे एस जो है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। क्यों, क्योंकि जो सेट एस है उसके सभी एलिमेंट 2 4 6 8 सारे के सारे नेचुरल नंबर वाले सेट के अंदर हैं। ठीक है, ये इसलिए ये इसका सबसेट है। और साथ में ये क्या, ये नॉन एम्प्टी भी है। ये कैसा है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी क्यों है, एक सेकंड बच्चों, नॉन एम्प्टी क्यों, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसमें यही वो स्टेटमेंट में इतना बोला है, क्या बोल रखा है, कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल सेट का, तो उसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट होगा। लीस्ट एलिमेंट का मतलब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इस सेट के अंदर एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा। सबसे छोटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं, बस लीस्ट एलिमेंट। बस यही स्टेटमेंट थी कि कोई भी एक सबसेट है ना, अगर वो नॉन एम्प्टी है मतलब वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो उसमें कम से कम एक छोटा एलिमेंट होगा ही होगा, जो सबसे छोटा होगा। और इतना सा था काम। ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ उस थ्योरम को, जो भी आपको बहुत सारी थ्योरम पढ़नी है ना, उसको करने से पहले आप पहले ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या टॉपिक, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीएमआई। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट के लिए, शॉर्ट में PMI। P मतलब प्रिंसिपल, M मतलब मैथमेटिकल, I मतलब इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब इसमें मैं एक्चुअली करना क्या होता है, जरा नोट करके समझो। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्या 2 3 पूछेंगे बहुत आराम से। ठीक है,
अगर हम आपको पूछते हैं 1 + 2 इसका सम कितना होगा, आप आसानी से बोल सकते हैं सर इसका सम 3 होगा। अगर आपसे बोलते हैं कि 1 + 2 + 3 इसका सम कितना होगा, आप क्या बोल देंगे 6 होगा इसका सम। अगर हम आपसे बोलते हैं कि बेटा इसका सम बता 1 + 2 + 3 + 4, तो आप क्या बोलोगे इसका सम कितना होगा 10 होगा। अब अगर हम आपसे ऐसे चेंज कर दें कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस में 1 लाख 10,000 1 लाख, इसका सम कितना होगा हमसे ये पूछना है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे क्या बताएं। अगर यहाँ पर हमने ये चेंज कर दिया, क्या कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मान लो ये 1000 है तो 1000 का स्क्वायर, तो इसका सम कितना होगा, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 100 का क्यूब, तब इसका सम कितना होगा, आप तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। तब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जितने ये सब दे रखे हैं ना, ये स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स का सम, चाहे तो आप सिंपल नेचुरल नंबर का सम कर लो या उसके स्क्वायर का सम कर लो या उसके क्यूब का सम कर लो या उसकी पावर 4 का सम कर लो, हर किसी के ना एक फॉर्मूले होते हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इनका सम फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले सही हैं या गलत, इन्हीं फॉर्मूले को जो हम प्रूफ करते हैं ना, इन्हीं फॉर्मूले को जो हम प्रूफ करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी समझ में आ गया। मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, ये हम बहुत बार यूज़ करेंगे, जानना आपको कई बार बहुत सारी स्टेटमेंट दी होगी और उसमें यूज़ उसको प्रूफ करने के लिए आपको PMI का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, बस आप लोग याद रखना इस तरह के जो फॉर्मूले दिए होते हैं ना, कुछ इक्वेशन दी होती है, उन इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले मतलब रूल्स का या टॉपिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। बताएंगे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम फर्स्ट। और ध्यान रखना ये थ्योरम का तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना इसको कोई समझने के लिए एग्जाम में पूछेगा, आपको केवल इसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। तो थ्योरम फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें लिखा क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस एक सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। एस सबसेट नेचुरल नंबर सच दैट कैसा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 1 बिलोंग्स टू एस, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वेन एवर के बिलोंग्स टू एस देन k+1 ऑल्सो बिलोंग्स टू एस देन एस इक्वल टू एन। अब आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको लिखकर और उसका एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। समझो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, तो हम इसका इसका आपको मतलब समझाते हैं, इस स्टेटमेंट में आखिर बोला क्या है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, लेट लेट एस सबसेट एन, एस क्या है, एक सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का, सच दैट, और वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली वाली प्रॉपर्टी ये है कि 1 जो है उस सेट एस के अंदर होना चाहिए, ठीक है, 1 जो सेट के अंदर होना चाहिए। दूसरा इसने बोल रखा है वेन एवर, ध्यान से अभी हमको आपको इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे, वेन एवर के बिलोंग्स टू एस, अगर कोई के सेट एस के अंदर है देन k+1 भी क्या होगा उस सेट एस के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी, एक सेकंड बच्चों, अगर कोई भी सेट एस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है देन वो जो सेट एस होगा, वो जो सेट एस होगा वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर के ही इक्वल होगा। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आपको करके दिखाते हैं, देखो नाउ एग्जाम्पल देना, समझ के दिखा, देखो समझो हम किस तरीके से हम बताएंगे कि ये जो सेट एस है वो नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। हमने एक नेचुरल नंबर मान लिया, हमने नेचुरल नंबर का सेट मान लिया। नेक्स्ट पेज पे करें, नेक्स्ट बार हम अगले पेज पे करते हैं ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। अब देखो नाउ हमने क्या माना, हमने नेचुरल नंबर ये मान लिया, नेचुरल नंबर तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 7, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, है ना। और हमने एक सेट एस माना, है ना, वो क्या होगा मान लिया हमने 1 माना,
2 माना, 3 4 5, ये हमने एक सेट मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा, देखो क्वेश्चन में ये तो बोल रखा था, समझो क्वेश्चन में बोल रखा था एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, दूसरा एक सबसेट है। ऐसे तो पहली वाली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेट एस है वो नेचुरल नंबर वाले सेट का सबसेट है। कितना क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड उन्होंने क्या बोल रखा है, सेकंड कंडीशन उन्होंने बोल रखी है कि 1 जो है सेट एस के अंदर होना चाहिए। देखो 1 भी सेट एस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, वेन एवर के बिलोंग्स टू एस, अगर कोई के सेट एस के अंदर है तो के क्या हमारे पास, हम ना इन सभी एलिमेंट को के बोलेंगे। एक सेकंड बच्चों, आपने सेट वाले टॉपिक में सीखा होगा, किसी भी सेट के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल के से, मतलब स्मॉल लेटर ए टू जेड किसी से भी शुरू कर सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये बोल रखा है, इन्होंने ये बोल रखा है, तो स्टेटमेंट में ये बोल रखा है कि अगर कोई एलिमेंट के सेट एस के अंदर है तो के प्लस 1 भी सेट एस के अंदर होना चाहिए। 1 तो ऑलरेडी था ही, के इन्होंने माना तो के प्लस 1 भी क्या होगा, सेट एस के अंदर होगा ही होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जो सेट एस होगा वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर होगा। तो हमें इस केस में दिखाना पड़ेगा कि जो हमने सेट एस माना या हमने एस सेट गलत माना है, एक्चुअली में हमारा वो जो सेट होगा वो एक्चुअली में नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, है ना। एक इसको ऐसे कर देते हैं, एक मिनट। तो हमने जो सेट माना है वो हमने कैसा माना, हमने रॉन्ग मान लिया। तो हमारा जो सेट ये ना हो कि हमारा सेट एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही होगा। अब देखो करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले वाले केस पे देखना, सेट एस में एक्चुअली में कौन कौन से नंबर होंगे वो जरा देख लो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हमने k इक्वल टू 1 एज्यूम किया, k इक्वल टू क्या एज्यूम किया हमने 1, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं k इक्वल टू 1 पुट किया तो k प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 यानी कि 2, वो भी क्या होगा, सेट एस के अंदर होगा, है ना। 1 तो ऑलरेडी था ही, है ना, 1 तो सेट एस के अंदर था ही, ये देखो पहले से बोल रखा है 1 तो सेट एस के अंदर होगा ही होगा। और हमने k क्या माना, 1 माना, है ना। तो अगर हमने क्या माना, 1 माना, तो 1 k प्लस 1 क्या, आपका आंसर कितना आ गया, 2, और 2 भी क्या होगा, इस सेट के अंदर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने k क्या माना, 2, अरे k केवल 1 2 3 कुछ भी मान लो, अगेन करो 2 प्लस 1, एक सेकंड, k प्लस 1 यही तो बोल रखा है ना, k प्लस 1। इस केस में हमने k क्या माना था, 2 माना था, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, तो ये भी सेट एस के अंदर होगा, है ना। अब हमने क्या माना, k प्लस 3, तो यहाँ पे करो कितना होगा हमारे पास, k प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 इक्वल टू में 4 भी सेट एस के अंदर होगा, तो यहाँ लिख लो 3 भी हो गया 4 भी हो गया, है ना। अब k इक्वल टू क्या मानो, 4 एंड 5, यहाँ पे अलग से कर देते हैं। हमने k इक्वल टू क्या माना, 4 एज्यूम किया, तो इसका मतलब क्या होगा, k प्लस 1 भी सेट के अंदर होगा, मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 भी सेट एस के अंदर होगा, है ना। तो यानी इसमें क्या 5 भी है, 5 है। अगर हमने k इक्वल टू 5 एज्यूम किया तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्लस 1 मतलब 6 भी सेट एस के अंदर होगा, यानी 6 भी इसके अंदर होगा। आप खुद से नोट करो, अब अगर 6 सेट एस के अंदर है तो ये तो नया के बन गया। अब इस के में एक और 1 ऐड करो, तभी कितना हो जाएगा। अगर हमने के इक्वल टू 6 एज्यूम किया तब नया के प्लस 1 क्या बन जाएगा, 6 प्लस 1 7, यानी कि 7 भी सेट के अंदर होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इस सेट के अंदर क्या होगा, 7 भी होगा, है ना। अब क्या हुआ, अभी जो 7 है, अभी जो नया 7 आया है, अब ये 7 के बन गया, इसका मतलब क्या होगा, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 भी सेट के अंदर होगा। अब ये नया 8 भी क्या बन गया, नया के बन गया, यानी कि 8 प्लस 1 ये 9, ये भी सेट एस के अंदर होगा। इस तरीके से सारे के सारे नेचुरल नंबर जो सेट एस के अंदर होंगे ही होंगे। अभी क्लियर आ गया समझ में। इस केस से आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो सेट है पूरा का पूरा वो किसके इक्वल है, देखो नेचुरल नंबर सेट के इक्वल है। बस इतना सा बोला था, आपको इतना समझ में आ गया, बस इतना सा समझना और कुछ भी नहीं करना इन सभी थ्योरम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं थ्योरम 2। ये क्या है, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। सेम थ्योरम का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म था, है ना। ठीक, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, अगेन लेट एस सबसेट एन, एस क्या है, एन का सबसेट है, सच दैट कैसा है, पहली कंडीशन दे रखी है कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस, एन नॉट क्या होगा, एस के अंदर बिलोंग करेगा। और सेकंड कंडीशन देखिए, वेन एवर के बिलोंग्स टू एस, के प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, देन एस जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल करके बता देते हैं।
देखो इसको तो रफ कर देते हैं, अभी देखना आपको ये समझ में आ जाएगा। आपके पास अगर ये टाइम होगा ना तब इसको समझिएगा, अदरवाइज आप से स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन समझ अगर टाइम है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। गिवन क्या दे रखा है, एस सबसेट एन, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। और सेट एस क्या दे रखा है हमारे पास, सेट एस हमारे पास दे रखा है 1, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ये हमने क्या मान लिया, केवल 5 तक ही मानते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं मानते हैं, कि मैं पुट करके चेक भी तो करना होगा ना, ये हमने मान लिया पहली वाली कंडीशन, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये वाला जो सेट है इसमें सेट एस जो है वो सबसेट होगा किसका, एन का, है ना। और पहली वाली कंडीशन क्या बोली, पहली वाली कंडीशन ये बोल रखी है कि जो एन नॉट है वो सेट एस के अंदर है, और इस केस में हम एन नॉट क्या एज्यूम कर लेते हैं, एन नॉट इक्वल टू हम 1 पुट एज्यूम कर लेते हैं। आप एन नॉट 1 की जगह पे कुछ और भी एज्यूम करके चेक कर लेना, आपका आंसर सेम आने वाला है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है, वेन एवर k बिलोंग्स टू s देन k प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू s, है ना। इसने बोल रखा है कि वेन एवर k बिलोंग्स टू s और k प्लस वन बिलोंग्स टू s, देन जो आपका सेट s होगा ना वो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तब आपका सेट ये वाला सेट ये ना होकर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो हम दिखा देते हैं, ऐसा होगा n बिलोंग्स टू n, है ना। और वो जो n होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा किससे, n नॉट से। और इस केस में हमने n नॉट को क्या एज्यूम कर रखा है, n बिलोंग्स टू n और n ग्रेटर देन और आपका 1। आप इसके प्लेस पर कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो। अभी आपको समझ में आ गया, दो कंडीशन दे रखी है कि पहली कंडीशन जो s है वो नेचुरल नंबर वाले सेट का सबसेट होगा, और दूसरा ये दे रखा है कि पहला दे रखा है n नॉट बिलोंग्स टू s होना चाहिए, दूसरा क्या दे रखा है कि अगर k बिलोंग्स टू s है और k प्लस वन भी s के अंदर है तो जो सेट s होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी देखो हम आपको ये करके दिखा देते हैं कैसे दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। लेट अगर हमने मान लो k की वैल्यू क्या एज्यूम की, 1 एज्यूम की, और 1 तो आपका सेट s के अंदर होगा, ठीक है। ये 1 क्या है, 1 सेट s के अंदर है। और अगर यहाँ पे हम करते हैं k प्लस वन करते हैं तो k प्लस वन कितना आएगा, 1 प्लस वन मतलब 2, तो ये भी क्या होगा, सेट s के अंदर होगा। देखो सेट s के अंदर है ना, यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अगर k सेट s के अंदर है तो k प्लस वन भी क्या होगा, सेट s के अंदर होगा। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं लिखा था। सेकंड अगर हम k की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, 2 एज्यूम करते हैं जो कि सेट s के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है k प्लस वन मतलब 2 प्लस वन 3, ये भी सेट s के अंदर होना चाहिए, ये भी सेट s के अंदर होगा। अगर हम k इक्वल टू 3 पुट करते हैं, देखो और ठीक है सेट s के अंदर है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, k प्लस वन इक्वल टू 3 प्लस वन, मतलब ये कितना हो गया, 4 बिलोंग्स टू s, ये भी सेट s के अंदर है। एक और देख लो लास्ट, k इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते हैं जो कि सेट s के अंदर है, यहाँ तो अभी हमने किया था सेट s के अंदर है, तो k प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 4 प्लस में 1 यानी कि 5, वो भी क्या है, सेट s के अंदर है। इस तरीके से आप k की कोई सी वैल्यू पुट कर लो, k की कोई सी वैल्यू पुट कर लो जो कि सेट s के अंदर होगा, है ना। एक सेकंड में आप ये कर देते हैं, अगर आप k की कोई सी वैल्यू n पुट कर लो जो कि सेट s के अंदर है, ठीक है। और जब आप उसको सम करते हो कैसे करोगे हमें, यानी k प्लस वन करोगे, है ना, और जो k मानोगे n प्लस वन, तो वो भी क्या होगा, हमारे उस सेट s के अंदर होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, सेट s के अंदर होगा ही होगा। और यहाँ पे आप नोटिस करो ये कैसा सेट है, देखो ये क्या है, 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आएगा 6 7, और ये सारे के सारे क्या एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही तो है ना। तो इसका मतलब हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं कि इस सेट के अंदर कौन से नंबर होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, और नेचुरल नंबर को हम लोग स्मॉल एन से शो कर सकते हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इस सेट के अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, और वो कैसे होंगे, ये सारे के सारे एन जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होंगे, एन नॉट होंगे, है ना। और यहाँ पे हमने एन नॉट क्या एज्यूम किया था, हमने एन नॉट ये तो एज्यूम किया था, पहले यहाँ पे लिख लो एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन ग्रेटर देन, और हमारे पास क्या था, एन नॉट हमारे पास 1 था। देखो सारी की सारी वैल्यू देखो 1 से ग्रेटर है, देखो यहाँ तो 1 है, 1 तो इसमें शो नहीं कर रखा है ना,
सारी सारी वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर ही, हमें यही बस प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे करते हैं थ्योरम थर्ड, ये भी बहुत ईजी है। अगेन इसमें भी देखो क्या बोल रखा है, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और दो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, अगर एन नॉट सेट एस के अंदर बिलोंग करता है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है वेन एवर एम बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एन नॉट लेस देन इक्वल टू एम लेस देन के, देन के बिलोंग्स टू एस। अभी हम आपको इसका मतलब समझाएंगे। तो फिर वो जो सेट एस होगा वो कुछ इसके जैसा दिखाई देगा। कैसा, अभी देखो हम आपको ये करके दिखाते हैं, तब आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या देखा है, समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, हमारे पास एक सेट दे रखा है एन। एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर का सेट दे दिया। ठीक है, और हमने एक सेट एस एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया हमने, 1 2 3, ठीक है 4, ये हमने सेट एस एज्यूम कर लिया। तो उन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है इन्होंने, पहली कंडीशन ये बोल रखी है कि पहली कंडीशन ये बोली है इन्होंने कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस, है ना। और इस केस में हम एन नॉट किसको एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ भी एज्यूम कर लेना। ठीक है, हमने एन नॉट किस एज्यूम किया, 1 को एज्यूम किया। ठीक, और दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोल रखी है, सेकंड कंडीशन उन्होंने ये बोल रखा है वेन एवर एम बिलोंग्स टू एस। अब एम क्या है, इसमें से जितने भी एलिमेंट आप किसी को भी एम एज्यूम कर सकते हो, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, यानी कि आप m इक्वल टू 1 भी एज्यूम कर सकते हो, m इक्वल टू 2 भी एज्यूम कर सकते हो, m इक्वल टू 3 भी, और m इक्वल टू 4 भी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जितने भी आप इसमें एलिमेंट एज्यूम करोगे। ठीक है, देन उसमें क्या बोल रखा है, फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू m लेस देन k, देन k बिलोंग्स टू s। अब समझो इस बात को, इसको रफ्चरा कर देते हम लोग, समझो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो इसमें ये बोल रखा है, देखो पहली बात तो ठीक है, अगर एन नॉट नेचुरल, अगर एन नॉट एन के अंदर है, और एन नॉट हमने क्या एज्यूम किया, 1 एज्यूम किया, और पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन बोल रखा है अगर एम, देखो अगर एम सेट एस के अंदर है, और वो एम क्या है, एन नॉट से ग्रेटर है, एन नॉट क्या है 1, अगर वो एम जो है, ध्यान से सुनो, अगर एम 1 से ग्रेटर है, तो एम से बड़ी जो भी वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू क्या होगी, वो सेट एस के अंदर बिलोंग करेगी। समझो, हम जो भी एम एज्यूम करेंगे, अगर वो एम 1 से ग्रेटर है, तो एम से बड़ी जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, सेट एस के अंदर होगी। और जो भी वैल्यू हमने क्या पे एज्यूम किया, के एज्यूम किया, वो क्या होगा, के सेट एस के अंदर होगा। तो इस केस में ये वाला जो सेट एस है ना, वो ये ना होके वो सेट एक्चुअली में ये होगा, एस इक्वल टू में एन बिलोंग्स टू एन, और एन ग्रेटर देन और आपका एन नॉट। अभी देखो आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कर देते हैं नाउ। ठीक, अगर हमने क्या माना, पहले वाले केस में हमने m इक्वल टू क्या मान लिया, हमने m इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, और हमारे पास था कि हमारे पास ये तो था कि एन नॉट लेस देन और इक्वल टू m और लेस देन और आपका k, देन यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, वो क्या होगा, सेट s के अंदर होगा। ये तो बात बोला है। ठीक है, अब करते हैं एज्यूम। देखो हमने m क्या माना 1, और एन नॉट हमारे पास क्या था, ऑलरेडी 1 था ही था, लेस देन हमने 1 एज्यूम किया, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, सोचो खुद से। अरे यहाँ पे देखो ना, 1 से बड़ा कौन सा नंबर है, 1 से बड़ा क्या है 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे देखा है तो ये क्या होगा, सेट एस के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो 2 होगा वो सेट एस के अंदर होगा। ठीक है, सेकेंड केस में हमने m क्या माना, हमने m मान लिया 2। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 1 तो हमेशा रहेगा सेम ही। हम m क्या माना 2, और 2 से ग्रेटर क्या है, यहाँ पे देखो 2 से ग्रेटर क्या था, 2 से ग्रेटर था हमारे पास 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और ये 3 यानी 3 क्या, ये k ही तो है। इसका मतलब क्या है, जो k है, जो 3 है, वो सेट s के अंदर होगा। ठीक है, थर्ड हमने क्या एज्यूम किया, m इक्वल टू में 3, तो इस केस में भी अगेन 1 तो हमारा सेम रहेगा, लेस देन, और यहाँ पे m हमने क्या माना 3 माना, 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3 से बड़ा क्या हमारे पास है 4, है ना, वो भी क्या होगा 4। देन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यानी कि 4 भी क्या है, सेट एस के अंदर होगा ही होगा, है ना, 4 सेट एस के अंदर है। अगेन एक सेकंड और देख लो बस,
ना। अब हमने यहाँ क्या मान लिया, एम इक्वल टू, हमने 4 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे करो कितना आंसर आएगा, 1 तो हमारे पास था ही, क्योंकि एन नोट तो हर जगह सेम रहेगा ना, ये तो सेम है हर केस में। तो 1 एम हमने क्या माना 4, 4 से बड़ा क्या होता है 5। यहाँ पे बोल रखा है एम से बड़ा जो भी एलिमेंट होगा वो सेट के एस के अंदर होगा ही होगा। इसका मतलब यानी 4 से बड़ा क्या है 5, 5 भी सेट एस के अंदर होना चाहिए। जबकि हमने यहाँ पे सेट एस के अंदर नहीं लिखा, यानी हमने ये गलत लिखा है, यानी इसके अंदर 5 भी आएगा। समझ गए, इसके अंदर क्या आएगा 5 भी आएगा। अब अंदर 5 आ गया तो हम इसे भी m एज्यूम कर सकते हैं। तो अब m इक्वल टू 5 एज्यूम करो, तब यहाँ पे क्या 1 तो रहेगा ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होगा 5, अब 5 से बड़ा क्या होता है 6 है। यहाँ पे बोल रखा है m से बड़ा कुछ भी होगा वो k के अंदर होगा, s के अंदर होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा 6 भी सेट s के अंदर होगा। आप समझ रहे हो, इसका मतलब हमने यहाँ भी अभी भी गलत लिखा है, यानी हमारे अंदर इसमें इसमें 6 भी आएगा, सेम ऐसी 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, सारे नंबर आएंगे इसके अंदर। अभी आपको समझ में आ गया। और ये सारे नंबर हैं क्या एक्चुअली, हम नोटिस करोगे ये सारे नंबर, ये 2 3 4 5 6, ये क्या एक्चुअली में ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो यानी कि जो हमारा सेट एस होगा वो क्या होगा, सेट एस के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, एन होंगे जो कि नेचुरल नंबर है सच सेट, और वो एन क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट होगा। अब देखो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे 1 से बड़े हैं कि नहीं है, देखो एन ग्रेटर देन और ये किससे हमारे पास ये 1 से ग्रेटर है। देखो है ना 1 से ग्रेटर 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही था पहले से अंदर इसके, और यही हमें प्रूफ करना था, मतलब समझना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा थ्योरम 2 का डैश। तो इसमें क्या बोल रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाएंगे भी। थ्योरम 2 डैश में ये एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये स्टेटमेंट है। क्या लिखा है, लेट पी ऑफ एन बी अ प्रिडिक्ट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हम किसी भी स्टेटमेंट को अपना पी ऑफ एन से शो करेंगे। पी ऑफ एन का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक अगर कहीं पे लिखा हुआ ये एन स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 8 है ना, तो किसी इसका मतलब है स्टेटमेंट, पी ऑफ एन का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट जो एन की फॉर्म में लिया। अगर कहीं पर ये पी ऑफ एक्स लिखा है तो ऐसे कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन जनरली हम लोग एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही बोल रखा है। तो अगर कोई आपके पास अगर कोई ऐसी कोई एक स्टेटमेंट दे रखी और वो स्टेटमेंट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन, अगर पी एन नॉट इज ट्रू फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, अभी करके दिखाएंगे परेशान मत होना। और सेकंड कंडीशन भी ट्रू करता है, अगर सेम स्टेटमेंट पी ऑफ के लिए ट्रू होगा फॉर सम के बिलोंग्स टू एन, एन के ग्रेटर देन बिलोंग्स टू एन नॉट, देन पी के प्लस 1 ऑल्सो ट्रू। इसको हमें आपको एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। समझो, इसको हम ना एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, ऐसे बोलने से तो समझ में नहीं आएगा। देखो समझो, फिर मैच करा देंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो आपके पास एक स्टेटमेंट देखी है पी ऑफ एन, और वो स्टेटमेंट क्या हमारे पास एन स्क्वायर प्लस में 1, पे हमने साइन लगा दिए ग्रेटर देन 0। आप कुछ भी ले सकते हो, बता रहे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब पहले से मैच कर लो, यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट पी ऑफ एन बी अ स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन। तो हमने वही कर रखा, हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट पी एन मानी, ये लिखी आपकी स्टेटमेंट किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पहले फर्स्ट केस इसमें क्या देखा, फर्स्ट केस में ये दे रखा है कि जो आपका पी है, यानी जो आपकी स्टेटमेंट देखी है वो क्या हुआ, वो एन नॉट के लिए ट्रू होगा, एन नॉट इक्वल टू के ट्रू होगा, है ना। यहाँ कर लो एन नॉट प्लस में 1 ग्रेटर देन 0। और हम इस केस हम क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं, हम एन नॉट क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो एन नॉट क्या होना चाहिए, इस सेट जेड प्लस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके देखो हमारे पास क्या आ रहा है, पी एन नॉट हमने क्या माना था 1 माना था, तभी कितना होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या ये इससे ग्रेटर है, हाँ देखो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस में 1 ग्रेटर देन 0, और आपका आंसर कितना आएगा 2 ग्रेटर देन 0। देखो आ गया ट्रू। पहला वाला केस थी, अगर आप एन नोट की जगह पे कुछ और भी नंबर एज्यूम कर लेते तब भी हमारा, जब भी हमारा पी ऑफ 1, जो पी ऑफ 1 है या फिर पी ऑफ एन नॉट है वो हमेशा ट्रू आता। तो पहला वाला बोलो, ठीक है, ये वाला केस कहता है, ये देखो पी ऑफ एन नॉट इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर सम एन नॉट बिलोंग्स टू एन। हमने क्या माना,
हमने एन नॉट क्या मान लिया, हमने 1 एज्यूम कर लिया। एन नॉट इक्वल टू 2, 3, 4 किसी के लिए भी एज्यूम करके चेक कर सकते हो कि जो हम स्टेटमेंट मानेंगे पी ऑफ एन, उसमें अगर हम एन नॉट को पुट करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट कैसे आएगी, ट्रू आएगी। थोड़ा सा अगर साइड में करके देख लो, अगर मान लो हमने एन नॉट इक्वल टू क्या मानते, 2 मानते, तो वही पुट कर दो P2, तभी कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, 4 प्लस में 1 ग्रेटर देन 0 यानी कितना हो गया हमारे पास 5 ग्रेटर देन 0। देखो तब भी ट्रू है। अभी पहले बार ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यही बोल रखा है, सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, वेन एवर, जो स्टेटमेंट पी ऑफ एन दे रखी है, पी ऑफ के इज ट्रू फॉर सम के बिलोंग्स टू एन, और के क्या होगा, एन नॉट से ग्रेटर होगा। देखो एक मिनट, इसको हम आपके आगे लिख कर दिखाते हैं। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में ये इन्होंने बोल रखा है, वेन पी ऑफ के इज ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू, और के क्या है, के हमारे पास क्या था, के नेचुरल नंबर वाले सेट के अंदर था, और के क्या था हमारे पास, एन नॉट से ग्रेटर, और के क्या होगा हमारे ग्रेटर देन, और हमारे पास एन नॉट से ग्रेटर। और एन नॉट हमने क्या एज्यूम किया था, अब समझो यहाँ पे इस बात को, हमने एन नॉट क्या एज्यूम किया, 1 किया, यानी जो के होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, और के क्या होगा हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझो यहाँ पे, अगर अगर के बिलोंग्स टू एन है तो इसका मतलब के क्या होगा, के यही तो होगा 1 से ग्रेटर है, 3, 4, 5, ये तो बोल रखा है, ये बोल रखा है, यानी के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। अभी ठीक है, अब किसी के लिए भी चेक कर लो, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट यही तो देखी थी, पी ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस में 1 और ग्रेटर देन 0। अब आप के की वैल्यू पुट कर दो, पी इक्वल टू, अगर हमने के यानी के इक्वल टू में 1 पुट किया तो आपका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, ये 2 है ना, ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारे पास कितना गया, ट्रू हो गया। अगर हमने p इक्वल टू क्या पुट कर लिया, k इक्वल टू 2 पुट कर लिया, तो हमारे पास ये कितना हो गया, हमारे पास ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमारे पास कितना, 2 2 4 प्लस 1 मतलब 5 ग्रेटर देन 0। देखो ये भी ट्रू है, समझ में आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे k इक्वल टू में 3 पुट कर लिया, तब भी हमारे पास कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 ग्रेटर देन 0, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 9 प्लस 1 10, यानी ये भी ट्रू है। तो इसी केस में अगर हम के की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो नेचुरल नंबर में से लेकर, ये तो रखा है, तो वो पी ऑफ के क्या, ऑल्सो ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ भी कर लो, यानी अगर हम करेंगे यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो वो भी क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ट्रू होगा। अभी ठीक है, अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है, क्या हो जाता है, वही तो बोल रखा है, वही इन्होंने बोल रखा है, अगर पी ऑफ एन ट्रू है और पी ऑफ के ट्रू है, देन पी ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू होगा। अरे होगा क्यों नहीं होगा, देखो एक सेकंड बच्चों बस, अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करो जरा समझो, ये क्या था, ये k1 था, क्या ये k प्लस 1 नहीं है, अरे 1 प्लस 1, क्या ये k प्लस 2 नहीं है, क्या ये k प्लस 3 नहीं है। अगर हमने इसको k इक्वल टू 1 माना है तो जो 2 होगा, तो 2 होगा, एक मिनट बस एक सेकंड देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो 2 होगा, 2 क्या, 2 प्लस 1 मतलब k प्लस 1 नहीं है, ये जो 3 है तो 3 जो है वो क्या k प्लस 1 नहीं है, यानी कि 2 प्लस 1 नहीं है। आ रहा समझ, यानी कि जो वैल्यू है, अब देखो 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 यानी 2 के लिए भी ट्रू होगी, 2 के लिए ट्रू है तो 2 प्लस 1 3 के लिए भी ट्रू होगी, 3 के लिए ट्रू है तो 3 प्लस 1 4 के लिए भी ट्रू होगी। अभी आपको इतना समझ में आ गया, कोई बोल रखा है, तो अगर ये दोनों केस ट्रू हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी पी ऑफ एन ट्रू होगा फॉर ऑल एन। तो इसका मतलब आप देखो, हमने प्रूव कर दिया ना, ये जो स्टेटमेंट है हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट है पी ऑफ एन यानी एन स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। बस ये समझना था आपको, ठीक है, समझना, टाइम होगा तो अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना। एंड थ्योरम थर्ड क्या देखिए, द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देन नेक्स्ट ये वाली जो हमारी थ्योरम थर्ड दे रखी है, अभी इससे पहले हमने जो एम वाला एग्जांपल कराया था, याद करो, कराया था ना एम वाला एग्जांपल, बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है, सेम इसमें भी वही क्या दे रखा है, अगर पी ऑफ एन आपके पास कोई स्टेटमेंट दे रखी है ना, 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना, और अगर वो फर्स्ट वाला केस क्या होगा, अगेन
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझा देते हैं क्या दे रखा। अगेन अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट पी ऑफ एन दे रखी है लाइक दिस कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन एक सेम ले लेते हैं पहले वाली, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं करना है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। और अगर पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये वाली स्टेटमेंट पी ऑफ एन नॉट के लिए ट्रू है, ट्रू है ना, फॉर सम एन नॉट बिलोंग्स टू एन। अब कोई एन नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या, आप एन नॉट इक्वल टू 1 2 3 किसी को भी इसमें पुट करके देख सकते हो, आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। कर लोगे ना, अभी तो हमने आपको समझाया। सेम सेकंड वाला केस उन्होंने बोल रखा है, सेकंड ये बोल रखा है whenever p of m is true for all, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, m belongs to पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वो जो m होगा वो कैसा होगा। अरे अभी तो हमने m का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था, n नॉट पीछे जाके देखना, m लेस देन k। तो स्टेटमेंट है वो p ऑफ k के लिए भी ट्रू होगी। अरे अगर आपने एन नॉट की वैल्यू आपने 1 एज्यूम कर ली तो समझना मेरी बात के लिए, अगर हमने एन नॉट क्या 1 बोले यानी 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा, है ना, 1 से बड़ा जो भी नंबर होगा तो उसके लिए भी ट्रू होगी, और उस m से बड़ा जो भी नंबर क्या होगा उसके लिए भी वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इसमें से कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार लिख कर प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2 बार देखना 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो पी ऑफ ए के लिए ट्रू है, अगर ये पी ऑफ ए के लिए ट्रू है तो बस यही करना है, देन वो जो हमारी स्टेटमेंट है पी ऑफ एन वो क्या होगी, ट्रू होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही करना था। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है, क्या है टॉपिक नंबर 2 हमारे पास, टॉपिक नंबर 2 हमारे पास दे रखा है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर हमने आपको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या तो वो भी समझा देता। सेकंड टॉपिक का ए बी सी डी ई, ये जितनी भी थ्योरम है हमने आपको इसकी केवल स्टेटमेंट समझाई है, प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। अगर आपके पास टाइम है तो इन स्टेटमेंट को समझ लेना, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कम से कम फर्स्ट और ये स्टार्टिंग 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को समझ लो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और इस टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें कोई भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसमें हम लोग करेंगे थ्योरम 4, और थ्योरम 4 कौन सी होगी, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में।